नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और हमारे राखी स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख 30 अगस्त है या 31 अगस्त, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। किस तिथि को राखी बांधे या भद्रा काल किस समय पड़ रहा है? आखिर रक्षाबंधन की सही तारीख और मुहूर्त को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? इसे दूर करेंगे, पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है, तो वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भाद्र राहित काल में मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर भाद्र का साया रहने से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन की सही तिथि क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आचार्य शशिकांत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। आचार्य जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, हम और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, आपके वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं समग्र देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत ही दिव्य विषय को चयन किया है, क्योंकि इस समय वर्तमान में रक्षाबंधन को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते से संबंधित है। यह सतयुग कालीन परंपरा है। जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए थे और राजा के बलि के यज्ञ में उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की थी। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए उनको कहा, यद्यपि राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने मना किया था कि ये स्वयं साक्षात नारायण हैं और तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, दान मत दो। फिर भी राजा बलि क्योंकि दानी थे, उन्होंने अपने दान धर्म को रखते हुए 3 पग भूमि देने को कहा। भगवान श्री हरि नारायण ने अपना विराट स्वरूप बनाया, एक पग में आकाश लोक, एक पग में पाताल लोक नाप दिया और संपूर्ण लोकों को नाप दिया। और भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, प्रभु हमारे सिर पर रख दीजिए। तो इस तरह भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि राजा बलि मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु नारायण, आप जो है वामन के रूप में आए थे, तो अब मैं जब नित्य प्रति प्रातः काल सो करके उठूं तो आप हमारे यहाँ दर्शन दीजिए, द्वार पर खड़े होकर के, यानी द्वारपाल के रूप में खड़े रहिए। तो भगवान ने सोचा, हम तो इसे ठगने के लिए आए थे और इसने हमें ही ठग लिया। अब 52 द्वार थे राजा बलि के भवन में, तो भगवान को 52 रूप बना करके खड़े होने पड़ा। तो इस तरह से काफी दिन व्यतीत हो गए, भगवान वहीं रह गए। तो लक्ष्मी जी को जब नारायण की प्राप्ति नहीं हुई तो लक्ष्मी जी चिंतन करने लगी कि मेरे पति देव कहाँ हैं। तो इस तरह उन्होंने चिंतन किया हो तो राजा बलि के यज्ञ में गए थे याचक के रूप में याचना करने। तो लक्ष्मी जी ने अपने योग बल से देखा कि वहां तो द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि एक ऐसी युक्ति लगाते हैं ताकि हमको हमारे पति देव जी की प्राप्ति हो जाए। तो लक्ष्मी जी सामान्य नारी के रूप में गई। उस दिन रक्षाबंधन का पर्व था, श्रावणी का पर्व था, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। तो उसी दिन लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से कि भैया हमारे कोई भाई नहीं है और मैं किसे राखी बांधूं, आप मेरे से रक्षाबंधन राखी बंधवा लीजिए। तो राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं बहना, मुझे आप रक्षा बांधिए। और तब जब राजा बलि को लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधा तो उसी समय राजा बलि ने कहा कि बहन
बहना को तो राखी की बंधाई दी जाती, बोलो क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने युक्ति लगाई कि इसी समय राजा बलि से अपने पतिदेव को मांग लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वार पर एक जो है बहुत सुंदर सा प्रहरी द्वारपाल खड़ा हुआ है प्रतिहार, उसी को हमें दे दीजिए। तब राजा बलि ने कहा ठीक है ले जाओ। तब जाकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी को प्राप्त हुए। तो इस तरह पौराणिक महत्ता है इसका रक्षाबंधन का, भाई बहन के अप्रेम अटूट बंधन का रिश्ता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, और जिस तारीख को लेकर बहनें बेसब्री से इंतजार करती हैं और जो पौराणिक महत्व आपने इसका बताया है, उस तारीख को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि कब राखी बांधे, 30 अगस्त को राखी मनाएं या 31 अगस्त को राखी मनाएं? देखिए ऋतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रावणी कर्म जो होता है यानी रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में होता है। और पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को दिन में प्रातःकालीन बेला में 10:58 से प्रारंभ होगी और इसके पश्चात अगले दिवस 31 तारीख को सुबह में 7:04 तक रहेगी। और यह शास्त्र का मत है कि पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा प्रारंभ होने के साथ साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है। आधी तिथि का भोग जो है भद्रा करती है। तो 10:58 से ही 30 तारीख को रात्रि 9:01 अथवा 2 अलग अलग क्षेत्रों के लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड के आधार पर इस समय में थोड़ी 1, 2, 4, 5 मिनट या 10 मिनट की भिन्नता हो सकती है। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, 31 तारीख को रक्षाबंधन करें तो वो ज्यादा प्रासंगिक होगा और शास्त्र सम्मत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और जिस तरह से आपने भद्रा काल के बारे में बताया तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भद्रा काल क्या है और क्यों कोई शुभ काम इस काल में नहीं किया जाता है? देखिए भद्रा जो है वो शनि देव जी की बहन है। सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न भद्रा जो है वह शनि देव जी की बहन है। और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करने से उसका बुरा परिणाम होता है। जैसा कि शास्त्रों का मत है कि भद्रा काल में विशेष रूप से रक्षाबंधन का कार्य और जो है कोई भी शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश अथवा भूमि पूजन, शिलान्यास इत्यादि, विवाह कार्य, यात्रा इत्यादि सब वर्जित है। तो विशेष रूप से निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथ के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में ये 2 कार्य नहीं करना चाहिए, श्रावणी पर्व और जो है फाल्गुनी पर्व। इस तरह से रक्षाबंधन भद्रा में कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई बहन के प्रेम में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाई के लिए लोग बहनें दीर्घायु की कामना करती हैं, वह दीर्घायु न करके उसमें बाधक बनती है भद्रा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और जिस तरह से आपने बताया कि भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई बहन के प्रेम में अड़चने भी आ सकती हैं। और बिल्कुल जब बात भाई की हो तो महिलाएं बिल्कुल गलत कदम नहीं उठाना चाहती हैं। ऐसे में आचार्य जी ये भी बताएं कि इस बार कब से कब तक ये भद्रा काल पड़ रहा है? देखिए 30 अगस्त को दिन में 10:58 से रात्रि 9:01 तक भद्रा काल रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी वाणी जहां तक पहुंच रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टाइमिंग अलग अलग क्षेत्र के अक्षांश और देशांतर के अनुसार यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड के अनुसार इसमें भिन्नता आ सकती है। सपोज दैट किसी का स्थान जो है आसाम है तो पूर्वी भारत में इसका समय कुछ और होगा, और पश्चिमी भारत में कोई जैसलमेर में है, राजस्थान में है तो उसका समय भिन्न होगा। तो अक्षांश देशांतर के अनुसार ये भद्रा काल का समय 10 मिनट, 15 मिनट अथवा 5 मिनट, 7 मिनट आगे और पीछे हो सकता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में जो रक्षाबंधन का कार्य करें तो अपने यहाँ के अक्षांश देशांतर के अनुसार भद्रा काल की गणना अपने विशेषज्ञ ज्योतिषी के द्वारा पूछ लेनी चाहिए उन लोगों को अथवा उन देवियों को जो अपने भाई को रक्षा बांधे।
जी बिल्कुल। तो आचार्य जी से आप जान रहे हैं कि भद्रा काल कब से कब तक पड़ रहा है और किस क्षेत्र में कब ये भद्रा काल पड़ रहा है, कब आपको राखी बांधनी चाहिए। आचार्य जी, रक्षाबंधन का त्यौहार जब हम मनाते हैं, भाइयों को तिलक लगाते हैं, उनका मुंह मीठा कराया जाता है, इसका क्या महत्व है? और प्रचलन भी काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, पिछले साल भी ये चल रहा था कि गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और कपूर रख के भाई को गिफ्ट किया जाता है, तो वो अच्छा होता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, भाई को तिलक करने का मतलब होता है कि भाई की आयुष्य की कामना है, तो भाई की दीर्घायु के लिए जी। बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। और तिलक लगाना हमारे सनातन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। कहते हैं कि जिस सनातनी के मस्तक पर, अथवा मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक न लगा हो, उस ब्राह्मण का मुख देखने से भी पाप लगता है। तो मैं तो संदेश देना चाहूंगा वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक सनातनी को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। तो जो अपने आज्ञा चक्र पर, हमारे सनातन धर्म में, हमारे रामानुजीय परंपरा में, अथवा रामानंदीय परंपरा में, अथवा शैव परंपरा में, अथवा गणपत्य और जो है शाक्त परंपरा में द्वादश तिलक का विधान है। लोग अपने शरीर पर 12 जगह तिलक लगाते हैं, अपने शरीर पर 12 जगह तिलक लगाते हैं लोग। जी जी बिल्कुल आचार्य जी। और जिस तरह से आपने तिलक लगाने का महत्व बताया, और हमारे मन में, दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये भी कई बार सवाल सामने आया है। एक बात मैं और बता देना चाहूंगा कि बहनें अपने भाई को कनिष्ठिका छोटी उंगली से तिलक लगाएं तो भाई की दीर्घायु होगी, क्योंकि वो बात रह गई थी। अब रक्षाबंधन करने का जो मंत्र है जी, वह मंत्र है जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए यदि बहनें अपने भाई को रक्षा बांधे तो उनके भाई के लिए बहुत ही शुभ फलकारी होगा। भाई बहन का प्रेम बढ़ेगा और अनंत अनंत काल तक वह स्नेह बढ़ता रहेगा और भाई की रक्षा होगी। और एक बात मैं और बता दूं कि रक्षा सूत्र बांधना जो है, कहीं कहीं पर रक्षाबंधन वाले दिन लोग गुरु पुरोहित से भी राखी बंधवाते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों से भी राखी बंधवाते हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि देवासुर संग्राम में जब इंद्रदेव युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनकी अर्धांगिनी सती ने, यानी इंद्र की पत्नी ने, उन्हें तिलक लगा करके और रक्षा सूत्र बांध करके विदा किया था, तो उसमें विजयी होकर के आए थे। भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी ने भी अपने पति देव नारायण को रक्षा सूत्र बांध करके और तिलक लगा के विदा किया था। तो जो है देवासुर संग्राम में नारायण विजयी होकर के आए थे। तो रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भाई बहन का पर्व तो है ही, साथ ही अपने श्रेष्ठ जनों से भी, अपने गुरु पुरोहित के द्वारा भी राखी बंधवाएं, तिलक लगवाएं। और हम सनातनियों के यहाँ ऐसी परंपरा भी है कि रक्षाबंधन के दिन गुरु पुरोहित लोग प्रत्येक यजमानों के घर घर पहुंच करके उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं और पूरे वर्ष भर की मंगल कामना हेतु प्रार्थना भी करते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो आप सुन रहे हैं, लगातार बहनों के मन में जो सवाल है वो उनके जवाब लगातार मिलते जा रहे हैं। तिलक लगाने से आपके भाई को विजय की प्राप्ति होगी, और आचार्य जी से हमने मंत्र भी जाना, जिस मंत्र को आप पढ़कर राखी बांधेंगे तो वो अवश्य आपके भाई के लिए लाभकारी होगा। आचार्य जी, राखी पर 200 साल बाद ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति बन रही है, और ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए लाभकारी है तो कुछ के लिए हानि भी हो सकती है। क्या असर रहेगा राशियों पर इस बार रक्षाबंधन का? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि सूर्य वर्तमान में अपनी स्वराशि सिंह राशि में चल रहे हैं, बृहस्पति देव अपने मित्र मंगल की राशि में चल रहे हैं, और इसी तरह से जो प्लेनेटरी पोजीशन है वह प्लेनेटरी पोजीशन काफी अच्छी स्थिति में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास पर्याप्त समय हो
तो फिर 12 राशियों पर हम मंथन कर लेते हैं। जी। नहीं तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए तो यह पर्व बहुत ही लाभकारी है। जी। ऋषिका जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत ही सुंदर सुफलकारी है। और साथ ही मैं प्लेनेटरी पोजीशन के आधार पर बताना चाहूंगा कि यदि 31 तारीख को प्रातःकालीन वेला में सुबह 7:04 के अंदर बहनें राखी बांधती हैं अपने भाइयों को, तो ये तो बहुत ही शुभ फलकारी होगा। कहीं कहीं पे परंपरा ये है कि बहनें दूध आकर के अपने कहीं कहीं की भाई के बदल तो दूर जाने में विलम्ब हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि यदि बहन को भाई के घर जाना है तो 31 तारीख की बजाय 30 तारीख को ही पहुंच जाए और प्रातःकालीन वेला में 31 तारीख को भोर में ही उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके और वो राखी बांध दें, तो वो बहुत ही लाभकारी होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये तो हो गया कि जिन राशियों के लिए लाभकारी ये रक्षाबंधन होने वाला है, और कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनको कुछ हानि भी हो सकती है, उन राशियों के बारे में बताएं। देखिए, रक्षाबंधन का यह पर्व जो है भगवान का नाम लेकर के यदि बहनें भाई को रक्षा बांधेंगी तो प्रत्येक राशि वाले के लिए लाभकारी हो जाएगा। फिर भी जिन राशि वालों के चंद्रमा 6, 8वें, 12वें रहेंगे उस दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा 6, 8वें, 12वें यदि हैं जिन राशि वालों के, जैसे कि उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, ठीक है ना, तो कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे तो कुंभ राशि के जातक के लिए कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे तो यदि हम लेते हैं उदाहरण के लिए मीन राशि लेते हैं तो मीन राशि वाले जातक के 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे तो यह थोड़ी सी स्थिति अशुभ रहेगी कि चंद्रमा 6, 8, 12 रहता है तो शुभ फलकारी नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम अन्य राशियों को ले लेते हैं, उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहूंगा, यदि आपके पास समय है तो मैं प्रत्येक 12 राशि के विषय में वर्णन कर देता हूं। तो विशेष रूप से अब चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तो कर्क राशि वाले जातक के लिए भी चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए भी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। इसी तरह से कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी क्योंकि कन्या राशि वाले जातक के चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे तो 6, 8, 12वें भाव के चंद्रमा शुभ फलकारी नहीं होते हैं। इसी तरह वर्तमान में जो स्थिति बनी है गुरु और राहु की, तो वर्तमान में गुरु राहु एक साथ चल रहे हैं गोचर कुंडली में। इस स्थिति में क्या होता है, गुरु चांडाल योग बनता है। गुरु चांडाल योग की स्थिति में भी बृहस्पति देव जिन जिन राशियों के स्वामी है, जैसे कि धनु राशि के स्वामी और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो उस राशि का स्वामी राहु के गिरफ्त में होने से गुरु चांडाल योग बनता है। तो इन राशि वाले जातकों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से अब मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मेष राशि का मैंने पहले ही जिक्र किया है, तो मेष राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा लाभ स्थान में रहेगा, वह भी लाभकारी है। वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि, वृषभ राशि वाले के जातक के दृष्टिकोण से चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो और भी अच्छा रहेगा, चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अब हम कर्क राशि के लिए बताते हैं, कर्क से चंद्रमा अष्टम हो जाएंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तो 7वें भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। अब फिर बात आती है कन्या राशि की, 6वें नंबर की राशि।
तो कन्या राशि वाले जातक से चंद्रमा जी। छठे भाव में हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा अशुभ रहेगा। और तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के गोचर के अनुसार देखा जाए तो चंद्रदेव पंचम भाव में रहेंगे, यह बहुत ही उत्तम फल होगा। और अब बात आती है वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के अनुसार चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसे जातकों के लिए भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, माता के स्वास्थ्य में भी जो है अनुकूलता आएगी, ये अच्छा रहेगा। फिर धनु राशि की यदि बात करते हैं तो थोड़ा धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव पीड़ित रहेंगे, गुरु चांडाल योग बना रहेगा। फिर भी चंद्रमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र देव जी तृतीय भाव में रहेंगे, शुभ फल ही देंगे। और मकर राशि वालों के लिए तो कहना ही क्या है, मकर राशि से चंद्रमा की स्थिति धन भाव में रहेगी, तो ऐसे में भाई बहन का प्रेम बढ़ेगा ही, प्रगाढ़ होगा ही, साथ ही दोनों के यहाँ धन की वृद्धि भी होगी। तो इस पैसे यदि मीन राशि को देखें, अब 12 राशि का मैंने वर्णन किया, तो मीन राशि से चंद्रमा 12वें रहेंगे तो थोड़ा धन व्यय की स्थिति हो सकती है। ऐसे में कुछ विशेष राशि, हरे कलर की मिठाई यदि भाई को खिलाएं बहने तो उससे काफी लाभ होगा, ग्रहों की अनुकूलता होगी। और धनु और मीन राशि वाली जो बहनें हैं अथवा भाई हैं, वो पीले कलर की मिठाई खिलाएं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होगा। मेष और वृश्चिक राशि के भाई बहन जो हैं वो थोड़ा सा लाल कलर की मिठाई या जो है ब्राउन कलर की मिठाई खिलाएं, वो लाभकारी रहेगा। वृष और तुला राशि वाले जो है भाई बहन सफेद कलर की मिठाई खिलाएं तो उससे भी लाभ होगा। और सिंह राशि के जो भाई बहन हैं वो भी लाल कलर की मिठाई भाई को खिलाएं तो उससे लाभ होगा। कर्क राशि वाले भाई बहन श्वेत कलर की मिठाई खिलाएं तो उससे लाभकारी होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये तो हो गया कि रक्षाबंधन किस राशि के लिए लाभकारी है। हालांकि आपने बताया कि सभी राशियों के लिए अच्छा है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कैलेंडर में 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार दिया गया है, और जिस तरह से आपने बताया भद्राकाल देखते हुए और जो शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार आपका कहना है कि 31 अगस्त को बहनें राखी बांधें। 30 अगस्त को जो त्यौहार मनाने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके वीआईपी न्यूज चैनल के माध्यम से देवी जी कि 30 अगस्त को आप लोग रक्षाबंधन का पर्व ना मनाएं। हालांकि सरकारी छुट्टियां तो 30 अगस्त को ही हैं, तो आप लोग एंजॉय तो 30 को कर लें, लेकिन भाई की दीर्घायु की कामना हेतु राखी 31 तारीख को बांधें। और जैसा कि कहा गया है भद्रा का वास कहाँ होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 30 तारीख को भद्रा का वास तो पृथ्वी लोक में ही रहेगा। एक श्लोक आता है, मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धनु नागे कुंभ मीन अल केसरी मर्ते विचरत भद्रा त्रिभुवन मध्य। तो स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो इसलिए मृत्युलोक की यदि भद्रा होती है तो सभी कार्यों का नाश करने वाली होती है। तो यह जो मृत्युलोक की भद्रा है, प्रातः कालीन बेला में जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी भद्रा लग जाएगी। और 10 चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, तो कुंभ राशि के चंद्रमा के काल में भद्रा मृत्युलोक में रहती है। अतः मैं यही अपील करना चाहूंगा समस्त बहनों से कि 30 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व ना मनाएं। यदि बहुत मजबूरी हो बांधना ही है 30 तारीख को, तो 30 तारीख को रात्रि में जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद बांधे। ये विषम परिस्थिति में, ये आपातकालीन व्यवस्था में मैं निर्णय दे रहा हूँ, नहीं तो सब लोग 31 तारीख को ही रक्षा बांधें अपने भाई को और भाई की दीर्घायु की कामना करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल ये अब हमारे जो दर्शक हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 30 अगस्त को राखी मनाएं या 31 अगस्त को ये त्यौहार मनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो उम्मीद है जो भी आपने सुना होगा इससे आपका संशय दूर हो गया होगा, और राखी 30 को मनानी है या 31 अगस्त को और किस प्रक्रिया से मनानी है ये भी आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।